नमस्कार साथियों, आपके बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त रखिए आप लोग, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से बोलते हैं लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए। सारी चीज़ें आपके लिए हमने मैथ का लगभग यह 13वां या 14वां लेक्चर होगा साथी। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से मैथ पढ़ना है हम लोग को, जिससे कि सीटेट पेपर फर्स्ट भी और सीटेट पेपर सेकंड में भी जिनका मैथ होगा वो भी अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आपसे विनती है आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आज हम लोग पेडोलॉजी का 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको यह देखना है किस प्रकार से आप सॉल्व कर रहे हैं, और आपको यह भी देखना है कि किस प्रकार से हम आपको कुछ चीज़ें आगाह कर रहे हैं। कितने प्रश्न तो ऐसे होंगे जिसको देखना भी नहीं है, निगेटिव और पॉजिटिव सोच का लगाना होता है। तो आप लोग बने रहिए। 15 नंबर आपको फ्री के लिए जाने हैं, इतना याद रखना है। और जो 15 नंबर उधर स्कोरिंग है, तो यूपी टेट का अगर हमने उसको भी पढ़ा रखा है, पूरा प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आकर आप सारे क्लास देख लीजिए, 1 से 2 बार 3 बार। सीडीपी का भी हमने बहुत सारे लेक्चर दे दिए हैं, लगभग 22-25 लेक्चर हमने दे दिया है, उसका रिवाइज करते रहिए। हमने प्लेलिस्ट सजाया है, लेकिन उसका सीटेट का अलग सा प्लेलिस्ट नहीं बनाया है। तो हम सीटेट के नाम से एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें सीटेट के ही सारे लेक्चर होंगे, बहुत जल्द बन जाएगा। और हिंदी भी हम आपके स्टार्ट कर दिए हैं। 1-2 दिन में हिंदी के भी लेक्चर महामैराथन के रूप में आने लगेंगे, सब्जेक्ट वाइज, एक मतलब टॉपिक वाइज। एक टॉपिक एक दिन में खत्म। जैसे वर्ड है तो वर्ड चाहे 1 घंटा चले चाहे 2 घंटा चले, एक दिन में खत्म करेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप फॉलो करिए, लास्ट तक बने रहेंगे। आपका यह साथी आपके साथ लास्ट तक बना रहेगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, छोटे लिखे हैं लेकिन आपको समझा कर ही रहेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब इनके जो आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, पहले आप देख लीजिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बाद आप खुद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम प्रश्न अलग सा लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। जो सीखते हैं उनके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, शिक्षक का। आप शिक्षक हैं, शिक्षक के नज़र से सोचेंगे। अब नहीं होना चाहिए तो यही हमारा क्लू होगा यहाँ पर। अब हमको देखना है निगेटिव कौन सा है, इसमें निगेटिव कौन सा है। अब आपको निगेटिव ध्यान देना है कि निगेटिव हमारा आंसर कहाँ पे है, उसको क्लिक करना है। अब देखना, यही हमारे लिए क्लू होता है। अगर निगेटिव वाले प्रश्न हैं तो निगेटिव वाला ही आंसर होगा, अगर पॉजिटिव वाले प्रश्न हैं तो पॉजिटिव वाले ही आंसर होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिए पहला है तर्क कौशल का विकास। भाई इसमें तो कोई निगेटिव का ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है, निगेटिव इसमें नजर आ रहा है नहीं ना। तो भाई तर्क कौशल का विकास अगर होगा तो बच्चे का आकलन तो खुद ही होगा, यानी कि निगेटिव तो नहीं है, यानी कि यह वाला आंसर नहीं होगा हमारा। गणितीय अवधारणाओं का समझना, गणितीय अवधारणाओं को जब वो समझ रहा है, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, जब ये वो समझ ही रहा है तो इसमें कहाँ से बच्चे का आकलन की ध्यान हमें रखने की जरूरत है, वो समझ ही रहा है ना। तो यह भी नहीं, यह भी बता देना है, गणितीय अवधारणाओं का समझ। इसके बाद गणितीय भाषा का विकास, यह भी नहीं होगा, यह भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। इसके बाद गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये जो सटीकता है ना, यही निगेटिव पोर्शन है साथी, याद रखना है। हम आपके एग्जाम से पहले पहले कुछ निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपको बताएंगे। अगर वह आ गया आपके किसी भी ऑप्शन में और आपका पॉजिटिव सेंस है तो उसको सही कर देना है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यह वाला। अगर जिस बच्चे ने सही किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, इस पे ध्यान देना है। गतिविधि है तो कौन सा गतिविधि है, मतलब कि हिलना डोलना, हाथ पैर हिलाना, यह सब। यह नहीं कि मौन व्रत साधे रहो, यह गतिविधि है। गतिविधि नहीं है। गतिविधि मतलब उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आप कर रहे हो, यहाँ से चल रहे हो वहाँ से ला रहे हो, कुछ चीज़ बदल रहे हो ना, इस तरह की चीज़। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बच्चे अन्वेषण में लग गए, मतलब खोज में, इसे क्या कहते हैं, रिसर्च। अन्वेषण मतलब रिसर्च या खोज करना। दूसरा देखिएगा, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। अब हम आपको समझा रहे हैं प्रश्न कैसे हल कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस थोड़े हम कर रहे हैं। भाई बैठकर आप दिन रात पढ़ते रहो, उसमें कुछ चेंजेस हुआ नहीं, जब तक नौकरी नहीं पा जाओगे नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह हमारा गलत है। वह काटते चलिए, यह हमारा हो सकता है सही हो जाए। अभी आगे चलते हैं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। जैसे कविता है, भाई कुछ टीचर होते हैं ना, कविता सिखा देते हैं, भाई ऐसे ऐसे कविता गाओ, आपको ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। कविता से बहुत सारी चीज़ सीख जाते हैं बच्चे, है ना। तो यह क्या है, आप तो बैठे बैठे सीख रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है आपके बैठने हिलने में, आप बैठ के गा रहे हो, गाना गा रहे हो, कुछ चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अब वो बात अलग है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आप फिर से बैठे हो लेकिन कुछ चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं, यानी कि यह भी हमारा गलत होगा।
यह भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, अब बच्चे श्यामपट्ट से नकल कर ही रहे हैं तो उसमें कहाँ से कुछ चेंजेज हो रहा है? राइट आंसर अब फर्स्ट होगा। इस तरह के प्रश्न बच्चों का अन्वेषण, बच्चे जब खोज करेंगे, बच्चे जब रिसर्च करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं। फटाफट छापिए, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरे और चौथे प्रश्न पे आते हैं। आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आपको मौका दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेने का। 10 प्रश्न देखना है डेली। अब 10-10 प्रश्न डेली पेडोलॉजी में हम लाया करेंगे, जिसमें कि आपका 15 नंबर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? एक बार अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है लैंग्वेज लिखा हुआ, राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, लिख लेंगे आप लोग। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? यह नहीं है, यही निगेटिव दे दिया हमें। अब इसी निगेटिव से हमको समझ जाना है, हमारा आंसर भी निगेटिव में आएगा। अब पॉजिटिव पहले कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं, उसको छाड़ दीजिए, उसको हमको छाड़ देना है। समूह बनाना, जब बच्चे समूह बनाएंगे तो बच्चे सीखेंगे। यह पूर्ण अवधारणा इसके माध्यम से गलत है, तो यह क्वेश्चन का आंसर गलत। एक संगतता, इसमें भी कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा है, यानी कि यह भी गलत। क्रमबद्धता, यह तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो यह भी गलत। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, भाई संख्या का जो नाम है उसको यादृच्छिक रूप से पढ़ना, मतलब एक पढ़ना एक छोड़ना, मतलब इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मतलब यही हमारा सही आंसर है। साथ ही यादृच्छिक वर्ड ही निगेटिव वर्ड है, इस बात को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, निगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, चौथा नंबर। अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित हैं, प्रयोग किए जाने वाले गणित, क्या गणित, उससे संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। समझ गए? फिर से पढ़ते हैं। उससे संबंधित समस्याओं, जो गणित का चर्चा करना है, संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यह बात हो गई। अब यहाँ पे दुकानदार अगर अशिक्षित है तो वह दुकानदार को बताएंगे भाई ना कि हमको ऐसी इस प्रकार की बुक चाहिए जिसमें कि हमारे कक्षा में चल रहे सवालों का हल हो सके, यह बताना पड़ेगा। चर्चा कर कर आएंगे, यह बात हमको हो सकता है सही हो जाए। पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव हमारा हो सकता है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है भाई, काट दो, सदाचार निगेटिव। पॉजिटिव के लिए निगेटिव काटना ही पड़ेगा, इतना याद रखना भाई। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, यह भी सही हो सकता है। मतलब इन दोनों के पे हम अभी डिस्कस करेंगे। में अस्पष्टता, मतलब जो बुक लेना है जिस पे चर्चा कर रहा है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता हो, यह भी गलत, निगेटिव है तो गलत। अब देखना इन दोनों में से कौन सा ज्यादा उचित है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत कम उपयोगी, सॉरी बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी हो, कम उपयोगी हो, जहां पे यह वर्ड प्रेशर वाले हो जाएं वो उसको गलत काट दो। आपका राइट आंसर ए सही होगा। इसको छाप लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आता एक दो बार अपने से विचार करिए, खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे आपको जिसमें दो दो आंसर आपको सही दिखेंगे। तो चलिए इस बार बोर्ड पर 3 प्रश्न लिखेंगे हम, फटाफट आप इसके शॉट लीजिए इसका। पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। पांचवें नंबर बहुत ही आसान है साथी। देखिए ऐसे प्रश्न आपके हर एक सेट में बना हुआ है, बस डाटा यह जो दिया गया है यही चेंज रहेगा। घड़ी से प्रश्न बना है, यह हर सेट में आएगा। इसका जब हमने बेसिक क्लास भी हम ले रहे थे वो आपको कराया गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखेंगे। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त कर दी, तो यात्रा में कुल लिया गया समय बताइए। तो जो जिस पर वो उन्होंने समय समाप्त किया अपना, वो लिख लीजिए 22:20 पर वह समय, मतलब कि अपना यात्रा समाप्त किया, और 18:40 से शुरू किया था, तो कितना समय लिया भाई बता दो। देखो अब यहाँ पे 20 में से 40 तो माइनस नहीं होगा, तो हम इधर 21 बनाएंगे और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उस 60 को क्या करेंगे हम इधर जोड़ देंगे, यानी कि इधर 21 और इधर करेंगे 60 + 20, और यहाँ पे 18:40 को माइनस करेंगे। 60 + 20 यानी कि यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, बता दीजिए।
सही है ना भाई। यहाँ पे 40 माइनस तभी होगा ना जब यहाँ पे बड़ा संख्या होगा। अब बड़ा संख्या कब होगा, जब यहाँ से 1 घंटा हम इधर दे देंगे। अब हम कुछ वैल्यू तो दे नहीं सकते क्योंकि 1 घंटा ही देना होगा, यानी कि इधर से 1 घंटा जब इधर जाएगा तो यानी कि 1 घंटा कम हुआ, इधर 21 हो गया, इधर 60 मिनट जाके जुड़ गया, यानी कि 20 पहले से था, 60 जुड़ा तो 80 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 40। अब इतने ही देखते आप प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए 40 मिनट किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें है, यह हो सकता है, इसमें है, यह हो सकता है। ये दो तो एलिमिनेट कर दिया आपने, ये दो तो पहले से ही काट दिया आपने, भैया ये दोनों नहीं होगा, हो सकता है तीनों कट जाए, आगे का सॉल्व भी ना करना पड़े। अब 21 में से 18 जाएगा तो भाई 3 बचेगा, यानी 3 घंटा 40 मिनट जहां दिया है वही सही होगा। 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट दोनों में दिया है, 3 घंटा 40 मिनट दोनों में दे दिया भाई, तो दोनों इसमें ऑप्शन सही कर लो, क्या दिक्कत है। 3 घंटा 40 मिनट आपका सही हो जाएगा दोनों। इसमें कुछ गलत होगा, यहाँ पर 60 वगैरह हो सकता है दिया हो, यहाँ पर हो सकता है 4 दिया हो। 3 घंटा अगर 60 दिया है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। 3 घंटा 40 मिनट आपका राइट आंसर है भाई, देख लो। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए, अगर आप गणित सीखते हैं तो उसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। अब पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव ही सोचना है। देखिए ध्यान से, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। भाई कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, यह सत्य हो सकता है, मान सकते हैं सत्य हो जाएगा। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, भैया यह तो गणित सीखने के लिए कठिन विषय तो कुछ नहीं है कि बस हम अगर प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। अब यह कठिन विषय यहाँ पे बोलकर यही गलत कर दिया, इसको काट दो। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। भाई लड़कियां आप क्या क्या कर रही हैं, कितनी ऊंचाइयों को छू रही हैं, कमजोर को बातें भूल जाओ। कमजोर मतलब कुछ भी नहीं, नेवर, नथिंग, ठीक है। तो मतलब कि अगर सीखना चाहे तो कोई सीख सकता है। अब कमजोर का बात ही नहीं, क्या लड़के नहीं कमजोर होते हैं भाई, आप खुद देख लो। यानी कि यह तो सरासर गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल हर कोई सीख सकता है, लेकिन गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें साथी, केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये जा सकता है बोलकर ये गलत कर दिया है ना। तो सीख सकते हैं भाई, कठोर अभ्यास से सीख सकते हैं। अगर ये बोला होता सीख लेंगे, सीखा जा सकता है, यह बोलकर गलत कर दिया। इस बात को याद रखना, राइट आंसर आपका यह चाहिए। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल भाई हर कोई सीख सकता है, हर कोई। जो नहीं सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है, कब, कठोर अभ्यास से। अगर ऐसा चीज बोला होता तब जाकर सही होता, मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका यह वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बच्चे ने 5 विषयों में से, नहीं दिख रहा होगा इधर ना, थोड़ा थोड़ा ही कटा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए कॉपी पे। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। 5 विषय थे, प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त कर लिया एक बच्चा, ठीक है। जो 75 अंक प्राप्त किया उसका माध्यिका बताइए। अब 5 विषय हैं, प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 विषय, प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है, बटे 5, टोटल में 75, यानी 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, 5 बार ऐड करना है। तो हम 5 बार ऐड करने से अच्छा है कि 5 बार गुणा कर लें 5 का 75 में, बटे 5 कर दें। 5 संख्या है तो काट दीजिए, ये 5 5 से गया 75, राइट आंसर इसका आ गया, ठीक है भाई। इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे बोलेगा एक बच्चा है, अलग अलग विषयों में 8 विषय हैं, 8 विषय में वो 80 अंक पाया है, सब में समान अंक पाया है, तो बताइए उसका माध्यिका कितना होगा। तो 8 बटे 8 कट जाएगा, बचेगा 80, राइट आंसर। तो इस प्रश्न को डायरेक्ट देखते ही हल करना है हमें। अगला, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। कोई विद्यार्थी है, कोई टीचर है, आप टीचर बनोगे तो क्या आंकोगे उस विद्यार्थी में, बताइए। गणितीय संप्रेषण आंकना है हमें, क्या गणितीय संप्रेषण आप आंकेंगे। क्या आप बिना समझे रटने की क्षमता उसे बताएंगे, तो यह गलत है। गणितीय संप्रेषण यह भी गलत है। शिक्षक को सुनने की क्षमता, यह भी गलत है। शिक्षक को सुनने की क्षमता का मतलब वो सीख जाएगा, यही आकलन करना है उसमें कि भैया हम तो दिन भर बैठ कर सुनते रहेंगे भले कुछ ना आए। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग देखना है। यहाँ देखिए, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, आखिर यह आकलन करना चाहिए कि भाई आखिर यह समझ भी नहीं पा रहा है तो क्यों प्रश्न नहीं पूछ रहा है, आखिर इसकी यह गलती सुधारनी है हमें। यह चीजें होनी चाहिए आपके अंदर, डेवलप होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर। भाई जो बच्चा नहीं समझ में रहा उसे डरा धमका कर नहीं, उसे प्रेम भाव से समझाओ, तब जाकर समझ पाइए। यह शिक्षक में एक तरह से गुण होना चाहिए। आखिर आपको यह ढूंढना है उतने सारे बच्चों में कौन कौन समझ रहा है। तो भैया बहुत तेज बच्चे होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है हमें, लेकिन जो गधे बच्चे होते हैं, मतलब गधे का मतलब जो थोड़े से माइंड उनका कम डेवलप होता है, दिमाग, वह डरते रहते हैं, पूछते नहीं, वो पीछे बैठते हैं। उनको आगे बैठाओ पहले, उसके बाद उनके अंदर से ये भय खत्म करिए कि आप जो आ रहा है आपके मन में
वो चीज़ आप क्यों नहीं सीख सकते? आप पूछो तो सीखोगे, बताओगे। जितना पूछेंगे उतना ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 9वां और 10वां क्वेश्चन किया जाए तो और बचा है। चलिए दोस्तों, 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझेंगे, क्योंकि यह दोनों प्रश्न बहुत ही शानदार हैं, लाजवाब हैं। थोड़ा सा उधर कट रहा होगा, हम उसको बोलेंगे, आप कॉपी पे लिख लेंगे। सारे प्रशिक्षु एक बार अपने से प्रश्न पढ़कर जवाब देने का प्रयास करेंगे, हम समय देंगे। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की सारे बच्चों को, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था। समकोण के 4 त्रिभुज को खींचा गया था एक शीट पर, एक शिक्षक ने सारे बच्चों में वितरण कर दिया और बच्चों को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। बच्चों को बोला जाता है, बच्चों आप सभी इस त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजिए। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? क्या प्रयोगात्मक विधि प्रयोग किया, क्या निगमन विधि, क्या आगमन विधि, क्या व्याख्यान विधि? अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि नियम से हम उदाहरण की तरफ जा रहे हैं कि उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हैं भाई, यह सबसे पहले हमको समझना है। तो आपको पता है साथी, आप उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हो। बच्चों को एक तरह से त्रिभुज दे दिया गया उदाहरण के रूप में, लो बच्चों इसको आप खोजो, इसमें कौन सा त्रिभुज समकोण है, कौन से भुजाओं में संबंध है, ये बताना है। पाइथागोरस संबंध किसमें है, मतलब कि ट्रिपलेट, जिसे हम कहते हैं एक भुजा 90 डिग्री है और दोनों एक लंब और आधार है, यह संबंध किसमें नजर आ रहा है। अब बच्चों को हमने उदाहरण दिया, बोला कि नियम की तरफ चलो, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर आगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ ही बढ़ते हैं, साथी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होगा। अब यह सारे के सारे हमने पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आइएगा, मैथ वाले में डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, टेलीग्राम पे भी डेली शेयर करते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। 10वां, निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के लिए सही नहीं है? नहीं है, यही ध्यान देना है, यानी कि निगेटिव होना चाहिए हमारे आंसर में भी भैया। अब देखना यह है कि संकल्पना मानचित्र नए शिक्षक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये तो भैया पॉजिटिव है, पूरा का पूरा गलत कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में निगेटिव है तो इसका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। यही तो सीटेट का मजा है साथी, कुछ भी नया है तो निगेटिव आंसर राइट, ठीक है ना। अगर 2 निगेटिव मिल रहे हैं थोड़ा सा सोच विचार लीजिए। अगला देखिए, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन पॉजिटिव है, ये काट दीजिए। आगे, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। साथी जीप से इसी वजह से बोल रहे हैं, एक दिन हम निगेटिव वाले पूरे वर्ड, पॉजिटिव वाले पूरे वर्ड लिखवा देंगे आपको। पेडोलॉजी में हर सेक्शन से वह प्रश्न, मतलब वह वर्ड आपको काम के होंगे। जैसे केवल बोल दिया, ये सदासर निगेटिव भाई, निगेटिव है। अब निगेटिव का मतलब यह नहीं कि नहीं ही दिया रहे, उसमें कभी नहीं ही दिया रहे, यह चीजें नहीं। केवल फोर्स करके हो सकता है, ये भी निगेटिव है। ये सारी चीज निगेटिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा यह वाला हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे 10 तो ऐसे ही डेली प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी संख्या बढ़ाइए, जिससे कि हमें लगे हाँ आप लोग करना चाहते हैं। स्टेटस लगाइए, शेयर करिए, बच्चों को प्लेटफॉर्म पे लाइए। साथ ही मस्त तरीके से हम तैयारी करेंगे। जैसे ही 40-50 टेस्ट इसका कवर हो जाता है, कम से कम 30 टेस्ट, हर टेस्ट में 10-10 क्वेश्चन, तो सोच लो 300 प्रश्न अगर आप कर लिए ना तो लाजवाब यार। इनसे बाहर तो कभी आ ही नहीं सकता मैथ में। 30 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के। इसी प्रकार से सीडीपी भी हमने पढ़ा रखा है, आइए प्लेलिस्ट में देखिए। अब ईवीएस स्टार्ट करेंगे, हिंदी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले अपनी संख्या बल देना है हमें। धन्यवाद।